आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 15 बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसमें हम लोग कि बाइपोलर अकॉर्डिंग टू करें DSM-5 जो कि हमने पढ़ा था, एक मैनुअल है जिसमें सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें जो दिमागी बीमारियां उसमें कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होती हैं इंसान के मूड में, एनर्जी में, और वो या तो बहुत ज़्यादा है उसकी हाइपर एनर्जी हो जाती है, मूड फॉरन डिसऑर्डर आने लग जाते हैं। जो चीज़ें पहले वो बड़े स्लो के करता था, जो नॉर्मल लेवल उसकी एक्टिविटी लेवल्स होते थे बड़े, उसकी जो ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है लेवल्स, या बहुत सोने की जो उसके इंसोम्निया हो जाता है, और फिर भी वो एक्टिव रहता है, फिर भी उसकी एनर्जी लेवल्स फुली होते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के इसमें थ्री डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जिसमें मैनिया आता है, और बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिया आ जाता है। इसका जो असर क्या होता है, ये रिलेशनशिप्स पे, करियर पे, जो है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बड़ा सीरियस असर डालता है। इतना के लोगों के डिवोर्सेस तक हो जाते हैं, सुसाइड रेट्स भी हो जाते हैं लोगों में, और ये ज़्यादातर 15 to 25 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं एज में हो, ये किसी भी एज में हो सकता है। ये मेल्स से ज़्यादा, मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। 3 इसके एपिसोड्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, ठीक है। मैनिक एपिसोड है, हाइपोमैनिक एपिसोड है, डिप्रेसिव एपिसोड है। मैनिक सबसे पहले देख लेते हैं मैनिक क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये जेनेटिकली भी आ सकता है, और ये इसमें न्यूरोकेमिकल जो होते हैं वो विच आर लेस इन डिप्रेशन, जो कि वो न्यूरोकेमिकल जो कि डिप्रेशन में कम होते हैं वो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा वो जो बंदे हैं ना इनअप्रोप्रिएट उसमें मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है मूड, और इंसोम्निया का शिकार हो जाता है। फिर भी स्लीप डिप्राइव्ड होता है, फिर भी उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और वो कुछ ऐसी गलत या तो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। फॉर एग्जांपल है कि एक बंदा था, उसने कुछ कैफ़े के सेट्स खरीद लिए, टेबल सेट्स वगैरह, जो कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें हर एक सेट जो था, समझ लें आप 50,000 का एक सेट था, तो उसने इतनी 1 लाख तक तकरीबन वो सेट ले लिया, और हालांकि वो उनकी वैल्यू भी नहीं थी। बाद में वो फैमिली को जो था ना उसको हाफ से भी लेस प्राइस में उसको बेचना पड़ा। वो ये था, ये है मैनिक एपिसोड में आ जाता है। सडन जो है ना ड्रामेटिक और इनअप्रोप्रिएट मूड राइजेस होती हैं, और जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना उससे हटकर वो एक्टिविटी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और स्लीपिंग पिल्स इसमें दिए जाते हैं, इसमें मूड को स्टेबलाइज करने के लिए। डिल्यूजन्स भी आ जाते हैं कि हाँ भाई मैं तो बड़ी पता नहीं क्या चीज़ हूँ, इस तरह की ना गलत फहमियों का शिकार होने लग जाता है। हाइपोमैनिक और अच्छा और इसमें वो ये सारा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फीचर्स इसके ड्यूरेशन क्या है, 1 वीक के अंदर जो डायग्नोज हो जाता है, और ये हर वक्त ये ऑलमोस्ट इनके अंदर बंदे के अंदर पाया जाता है। हर वक्त ही वो उसका मूड बहुत ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, एनर्जी ज़्यादा हाई होने के बावजूद भी नींद कम होती है उसके पास, एनर्जी हर वक्त फ्रेश रहने की जो है ना फीलिंग आती है इसके पास, ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है। फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़, उसके पास डिफरेंट आइडिया आ जाते हैं, बार बार थोड़ी सी बार कोई और आइडिया आ जाता है, कोई और आइडिया, और फिर उसको वो करना, उसके पीछे भागता रहता है। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है किसी भी चीज़ के साथ, फौरन जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाई पोटेंशियल फॉर, अगर फॉर एग्जांपल हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो उसके लिए पेनफुल होती हैं, फिर भी वो करता है उसको। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लें कि वॉक की मुद्दत अगर आप 40 मिनट्स है ना, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, तो वो करेगा, वो 2 घंटे तक वॉक कर लेगा, अपने टांगों में, अपने घुटनों में दर्द कर लेगा, और इस तरह जो है ना वो वॉक करता रहेगा। आगे है नमूज, और उसके इसी की वजह से जो है ना उसकी सोशल लाइफ में, उसकी बाकी चीज़ों में जो है ना क्या कहते हैं, ये सारा डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी ज़ाहिर बात है ख़राब हो जाएगी ना, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद आ रहा है, ये किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे क्यों मंसूब नहीं हुआ होता। आगे हाइपोमैनिक एपिसोड क्या है, इसका मतलब है कि अंडर हाइपोमैनिक मतलब कि लेस एक्सट्रीम होती है, मैनिया से थोड़ा कम शिद्दत इसमें पाई जाती है। और ये भी वैसे ही इसमें इंसान सोशल, द पर्सन विद हाइपोमेनिया मे फील मोर सोशल, ज़्यादा सोशल हो जाता है, फ्लर्ट्रेशियस हो जाता है, ज़्यादा फ्लर्ट करने का मतलब इसके अंदर ऐसी डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एनर्जाइज एंड प्रोडक्टिव। ये कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करता, और ये 4 दिन के अंदर डायग्नोज हो जाता है।
4 दिन का ड्यूरेशन होता है जिसमें ये डायग्नोज हो जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसकी सेल्फ स्टीम हो जाती है, ग्रैंडियोसिटी, मतलब कि बहुत ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है जो कि वो होता नहीं है, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या फील कराने लग जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इंक्रीज और इसकी जो स्लीप होती है ना वो भी कम हो जाती है और एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, मूड ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है। इसी तरह आगे क्या है, फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो उसके पास डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मतलब आते रहते हैं, वही ऑलमोस्ट सारे जो है ना मैनिया की तरह की इसके सारे डायग्नोसिस क्राइटेरिया। फिर गोल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करने लग जाता है परफॉर्म, वो उन एक्टिविटीज़ में भी जो उसको पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज दे सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, या फिजिकल को कोई ऐसे काम करता है जिसकी वजह से, जैसे वॉक 3 घंटे कर लिया, 4 घंटे कर लिया और अपनी टांगों में दर्द कर दिया। और मूड चेंजेस जो है लोग ज़्यादा को ना देखेंगे, लोग ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर क्या है, इसमें मैनिक और डिप्रेशन, हमने डिप्रेशन पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मैनिक और डिप्रेशन 2 चीज पाई जाती है, मैनिक के साथ साथ डिप्रेशन होता है इसमें। तो ये फिर आप देखें मैनिक जो है ना उसमें कितनी वो बंदा जो है ना कैसे वो सॉरी मुझे बोलना नहीं आ रहा, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ के और हाई हो जाती है, एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं, सोता नहीं है इंसान। इसी तरह डिप्रेशन, फिर वो सैडनेस के साथ चला जाता है, डिप्रेशन है हमें सैडनेस पर सुसाइड की तरफ भी चला जाता है। बाइपोलर 1 के साथ इंसान नॉर्मल जिंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन इसमें जो है ना पैटर्न्स ऑफ कभी मैनिया हो जाता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, इसी तरह इसी साइकिल में चलता रहता है इंसान जो है। सोयरिटी क्या है इसकी, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सोयर भी हो सकता है। हम लोग डायग्नोज करते से पहले ये स्पेसिफाई किया जाए कि क्या जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है ये स्पेसिफाइड है कि अनस्पेसिफाइड है। इसके साथ साइकोटिक फीचर्स हैं, एंशियस डिस्ट्रेस है, मिक्स फीचर्स हैं, रैपिड साइकिलिंग है कि वो कभी मैनिक में आता है या फॉरन आ जाता है मैनिक में या डिप्रेशन में, किस तरह है। और मेलांकोलिक फीचर्स हैं कि सैडनेस के फीचर्स हैं या नहीं है उसके अंदर। फिर मूड इनकॉग्रेंट साइकोटिक फीचर्स हैं, फिर कैटाटोनिया है उसमें या नहीं है। कैटाटोनिया मतलब एक ही जगह पे बैठे रहना, हिलना जुलना, बात ना करना। पेरीपार्टम मॉनसेट है, सीजनल पैटर्न है कि सर्दी गर्मी में इफेक्ट होता है कि नहीं होता। आगे है बाइपोलर 2, इसमें हाइपोमेनिया और डिप्रेशन दोनों होते हैं। उसमें पहले हमने पढ़ा था मैनिया, बाइपोलर 1 में मैनिया है, बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के साथ देखा जाता है। इसमें लेस एलिवेटेड मूड्स होते हैं, थोड़े से कम मतलब के होते हैं, जैसे कि मैनिया तो हमने पढ़ा था ना, हाइपोमेनिया हमने पढ़ा था कि थोड़ा कम होता है, उसका एक्सट्रीम लेवल कम होता है। तो इसी तरह इसमें बाइपोलर 2 में भी इसमें ये देखा जाता है कि एक हाइपोमेनिक एपिसोड होता है और एक डिप्रेशन का होता है। सारी बात है, बाइपोलर 2 हाइपोमेनिक और डिप्रेशन से मिलकर बनता है। इसमें मैनिक का कोई एपिसोड नहीं पाया जाता और ये किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ नहीं एक्सप्लेन होती। आगे है ये सारी बात है, फिर जो है ना कि ये सोशल बाकी लाइफ में इतना कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं देती। और क्या है, वी नीड टू स्पेसिफाई करंट और मूड, हम लोगों को स्पेसिफाई करना चाहिए ये हाइपोमेनिक ही है और डिप्रेस्ड इसमें पाया जाता है। और हम लोगों को ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि इसमें डिस्ट्रेस, एंशियस डिस्ट्रेस है, मिक्स फीचर पाए जाते हैं, रैपिड साइक्लिंग है हाइपोमेनिक की और डिप्रेशन की या नहीं, मूड इसमें कितना चेंज होता है, कैटाटोनिया है या नहीं, सीजनल पैटर्न है सर्दियों गर्मियों में होता है या नहीं होती, फुल रिमिशन है कि पार्शियल रिमिशन है, और इनकी स्वेरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। फिर है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसको जो लोग ना, इसकी इतनी कोई खास मेडिकेशंस भी नहीं है और लोग जो हैं इसको मतलब कि पूरी जिंदगी समझ लें आप इसके साथ जी रहे होते हैं और 2 इयर्स का मिनिमम 2 इयर्स मिनिमम लगते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के इसमें ब्रीफ एपिसोड्स होते हैं। और जो 18 साल से जो कम लोग होते हैं उनके लिए जो है ना 1 साल का मुद्दत होता है कि 1 साल में डायग्नोज हो जाता है। जो 18 साल से जो ज्यादा होते हैं मतलब कि 2 साल तक लग जाते हैं। क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड, जो उनका क्राइटेरिया कभी भी नहीं पूरा उतरता है इसमें। जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स किसी उसके मेडिसिन वगैरह या किसी ड्रग से कोई इसका कोई जो सिम्टम्स होते हैं ना वो मंसूब नहीं होते। और ये जो है ना ये अपनी सोशल लाइफ में रिलेशनशिप्स वगैरह में जो है ना सारी बातें फिर डिस्ट्रेस पैदा करती है। इस पे जो इम्प्रूवमेंट है ना इसकी अगर मेडिकेशन लेना लग जाए तो 15 से 20 दिन हमारे इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन मेडिकेशन जो है ना वो आपको फिर लंबे अरसे तक लेनी ही पड़ती है। और फिर
नीड टू स्पेसिफाई इफ विद एंशियस डिस्ट्रेस की वजह से या किसी सब्सटेंस या मेडिकेशन के इंड्यूस होने की वजह से। उसके बाद है मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब कोई जो ना डिसऑर्डर्स वो मेडिसिन की वजह से भी हो जाते हैं। हम लोग कोई मेडिसिन ऐसी खा लें जिसकी वजह से मूड में चेंजेस आने लग जाते हैं, इरिटेबल मूड होने लग जाता है, डिप्रेस्ड और या विदाउट डिप्रेस मूड लेकिन सैड रहता है, इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं। आगे है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली साइथोथाइमिक डिसऑर्डर क्या है, डिस्टर्बेंस इन मूड, मूड के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमें प्लेयर नहीं रहता, हम लोगों का खत्म हो जाता है। आगे है, और ये जो क्राइटेरिया कभी भी किसी भी सब्सटेंस के खाने से, मेडिकेशन के खाने से या छोड़ने से या शुरू करने से तो भी शुरू हो सकता है, हिस्ट्री में देखा गया है। और जो कोई भी मेडिकेशन है वो इतनी कैपेबल होती है कि वो सिम्टम्स पैदा कर दे मूड स्विंग्स के, मूड डिसऑर्डर्स के। एक तो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं, ये फिर मूड स्विंग्स नॉर्मल नहीं होते, ये फिर ऑलमोस्ट हर वक्त ही वो बंदा जो ना ऐसा ही रहता है, चिड़चिड़ा सा, अजीब सा। ये है डज नॉट अकर एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम के ज़्यादातर नहीं पाया जाता। कॉज क्लिनिकली डिस्ट्रेस सिग्निफिकेंट, ये जो है ना डिस्ट्रेस पैदा करता है। सो लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स वगैरह में हम स्पेसिफाई करना है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, कि स्वेयर है पैरामीटर। और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि किसी दवाई के शुरू होने से आया है या किसी दवाई को ख़त्म करने से ये डिसऑर्डर आया है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।